अब जनसंख्या वितरण के जो असमान वितरण है हमारा भारत देश का, उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या वितरण के को प्रभावित करने वाले कारक। कारक और कारण एक ही बात है, उनको हम कारक भी कह सकते हैं और कारण भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे पहले समझेंगे हम कि असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, असमान वितरण से संबंधित जिसमें पहला है हमारा भौतिक कारक, भौतिक कारक। दूसरा है हमारा धार्मिक कारक और तीसरा है सामाजिक, या चौथे में भी हम कह सकते हैं या इसको इसी में सम्मिलित कर सकते हैं ऐतिहासिक कारक, ऐतिहासिक कारक। क्लियर। सबसे पहले भौतिक कारक जो होता है, यानी जो भौतिक कारक है वह असमान वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। भौतिक यानी नेचुरल, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश के अंदर, वो प्राकृतिक संसाधनों की वजह से असमान वितरण पाया जाता है। जैसे कि धरातल का समतल होना, अगर जहां पर धरातल समतल होगा, जहां पर मैदानी भाग होगा, वहां पर आसानी से कृषि की जाती है, कृषि कर सकते हैं, आराम से बसावट कर सकते हैं, घर मकानों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अब यही दिक्कत पहाड़ी क्षेत्र में आ जाती है, वहां ना कृषि की जाती है, ना पानी की सही तरीके से व्यवस्था होती है और ना ही हम आसानी से रह पाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र या बर्फीला क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अंदर कहने का अर्थ है कि जनसंख्या बसावट में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं तरीके से जो समतल मैदान है, उस जगह पर उन सारी व्यवस्थाओं के होने के कारण बसावट ज्यादा पाई जाती है। तो क्लियर है कि भौतिक तत्वों में जो जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, वह इसका मूल कारण होता है। किसी भी चीज से ले लीजिए, आप पानी की मात्रा ले लीजिए, पानी की यानी पेयजल की सुविधा, पेयजल की सुविधा, जहां पर अच्छा पेयजल होगा, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में होगा, वहां पर जनसंख्या का वितरण अवश्य उसमें अंतर पाया जाता है। तो भौतिक कारक इस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा है धार्मिक कारण, जो आपको मैंने क्लियर कर दिया अभी कि धार्मिक कारण, धार्मिक कारक, जैसे कि हमारे देश के अंदर आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के धर्मों के को मानने की इजाजत है, मानने की प्रधानता है, यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो क्लियर सी बात है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कि हम जिस धर्म के लोग जहां पर निवास करते हैं, हम उसी धार्मिक जगह पर जाना पसंद करते हैं। कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि कहीं पर प्रसिद्ध जगह है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है जी, हरिद्वार लगा लो, हरिद्वार के आसपास सीधी सी बात है कि धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी तो हिंदुओं का विशेष रूप से वहां पर लगाव होगा और उस लगाव के कारण वो वहां पर रहना पसंद करेगा। इसी प्रकार से मुसलमान जो धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग अपने धर्म की ओर खींचे चले आएंगे। तो जो धार्मिक कारक है, यह भी जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सामाजिक और ऐतिहासिक कारक, ऐतिहासिक कारक। सीधी सी बात है, सामाजिक जो कारक है, सामाजिक कारकों में आ जाता है शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, डाक, यानी कहने का अर्थ सरकारी सेवा से संबंधित जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में सामाजिक जो कारक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है कि किसी एक नगर को ले लीजिए, किसी गांव को ले लीजिए, गांव के अंदर ये जो शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, डाक है, यह काम कम करती है, यानी इनके संसाधनों की अभावता है। लेकिन जब किसी क्षेत्र शहर की तरफ हम जाएंगे तो शहर में ये बहुतायत से यानी इनकी सेवाओं का विस्तार है।
तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। जहां से जाएंगे वहां जनसंख्या कम पड़ जाएगी और जहां पर निवास करेगी वहां जनसंख्या ऑटोमेटिकली उसमें वृद्धि हो जाएगी, और जो वृद्धि होगी यह जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से जो ऐतिहासिक कारण है, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक का अर्थ है कि इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित कोई भी हमारे देश के अंदर, यानी ऐसा माना जाता है क्लियरिटी कि भारत का जो इतिहास है उसमें जो राजस्थान का इतिहास अगर हटा दिया जाए तो कोई बहुत ही कम शेष पन्ने बचेंगे। और यह भी कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास से अगर हम मेवाड़ का इतिहास हटा दे तो उसमें भी बहुत कम पन्ने बचते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इतिहास से संबंधित शुरुआत से ही हमारा देश प्रसिद्ध है और उन ऐतिहासिक कारणों से भी जनसंख्या में असमान वितरण पाया जाता है। क्लियर? किसी को कोई यहां तक कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं हम जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व मैंने आपको पहले से क्लियर कर रखा है, किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी परिभाषा का हमको जानना अति आवश्यक है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखिए प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। या किसी निश्चित जगह या 1 किलोमीटर के दायरे में, या 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी निश्चित जगह में, यानी हमने मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर का एक जोत है। जोत जानते हो आप किसे कहते हैं? शायद गांव वाले बच्चों को पता होगा, गांव वाले बच्चे जानते हैं कि जोत किसे कहते हैं। जो हमारा खेत होता है ना उसको हम जोत कहते हैं। तो यानी एक निश्चित जगह ले ली हमने 1 किलोमीटर की, इस 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं उन लोगों की जो संख्या का अनुपात है, यानी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात होता है, दोनों का अनुपात, ये भी हम जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जिसमें 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो अनुपात होता है, जैसे कि जो कुल जनसंख्या होती है और जो कुल क्षेत्रफल होता है, इनका जो हम अनुपात निकालते हैं, इनका जो रेशियो निकालते हैं, वह रेशियो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। लेकिन एक समस्या आ जाती है हमारे सामने, कौन सी? कि जो कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल दोनों का जो हम अनुपात निकालते हैं वह अनुपात होता है, वह घनत्व कहलाता है। लेकिन वह घनत्व कौन सा कहलाएगा? वह घनत्व कहलाएगा अंक गणितीय घनत्व। अंक गणितीय घनत्व, वह घनत्व कहलाएगा अंक गणितीय घनत्व। यानी हम कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल दोनों का जो अनुपात लेंगे, रेशियो लेंगे, वह अंक गणितीय घनत्व कहलाता है। अब घनत्व कौन कौन से प्रकार होते हैं, घनत्व के जो सूत्र है वो किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं? सबसे पहले अंक गणितीय घनत्व। अंक गणितीय घनत्व, कुल क्षेत्रफल जो अनुपात होता है, मैंने बता दिया था, कुल क्षेत्रफल कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है दोनों का, यह हमारा अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो दोनों अनुपात आएगा वह अंकगणितीय घनत्व कहलाता है। दूसरा इसी में आ जाता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व, कायिक घनत्व किसे कहते हैं? कायिक घनत्व का
अर्थ है कि कुल क्षेत्रफल अपॉन निवल कृषि क्षेत्र, निवल कृषि क्षेत्र। अब समस्या आ गई आपके सामने, एक आप नई चीज पढ़ी है एक कि निवल कृषि क्षेत्र क्या होता है। समझने की आवश्यकता है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। निवल कृषि क्षेत्र का अर्थ है कि 1 किलोमीटर की हमारी भूमि है, इसमें मान लीजिए कि 500 जो मीटर है इसमें जनसंख्या निवास करती है, 500 मीटर जनसंख्या निवास करती है, और जो बचा हुआ जो हमारा भाग है, जैसे 500 मीटर में हम कृषि का कार्य करते हैं, यानी कृषि योग्य भूमि, निवल कृषि क्षेत्र को कह सकते हैं हम कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। जो निवल कृषि क्षेत्र है उसको कहते हैं हम कृषि करने योग्य भूमि जो होती है, उनका जो अनुपात निकालते हैं हम, वह हमारा निवल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो कायिक घनत्व में सीधी सी बात है कि कुल क्षेत्रफल जो होता है, सॉरी मैं जो कुल क्षेत्रफल है इसकी जगह हम लिखेंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वह कायिक घनत्व की श्रेणी में आता है। तीसरा है हमारा कृषीय घनत्व, कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व में कृषि करने वाले लोगों की संख्या, कृषि करने वाले या कृषकों की संख्या, वालों की संख्या, या कृषक भी कह सकते हैं, बटे निवल कृषि क्षेत्र, निवल कृषि क्षेत्र। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो कृषि करने वाले जो कुल कृषक है और जो कुल हमारी कृषि करने योग्य भूमि है, उन दोनों का जो अनुपात आता है, उन दोनों का जो अनुपात हम निकालते हैं, वह अनुपात हमारा कृषीय घनत्व की श्रेणी में आता है, उसे कहते हैं हम कृषीय घनत्व। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम कि जनसंख्या घनत्व हमारे देश के अंदर, यानी भारत की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भारत के अंदर बिहार में। कितना पाया जाता है? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, यानी 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पूरे भारत देश के अंदर जो बिहार है उसमें हमारा जनसंख्या घनत्व का पाया जाता है। सेकंड सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे कम, सबसे कम पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कितना पाया जाता है? 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है 1102 व्यक्ति, और सबसे कम जो पाया जाता है वह अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है दिल्ली का, सबसे ज्यादा पाया जाता है दिल्ली का
कितना पाया जाता है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितना अंतराल आ गया? सबसे ज्यादा बिहार में 1102 व्यक्ति, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 11,297 व्यक्ति, यानी लगभग 11,300 व्यक्ति के समथिंग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में हमारे देश में जनसंख्या पाई जाती है, दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं, हमने राज्यों की बात कर ली, बात करते हैं हम भारत की। भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2001 की जनगणना के अनुसार, एक की जनगणना के अनुसार, यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार 324 व्यक्ति, हमारे संपूर्ण भारत का व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 324 व्यक्ति निवास करते थे। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी वर्तमान में हमारे देश का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार पुनः देख लीजिए, सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है 1102 व्यक्ति, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है 17 व्यक्ति, और सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में पाया जाता है दिल्ली। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, हमारे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2001 की जनगणना के अनुसार 324 व्यक्ति है, और 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 382 व्यक्ति पाया जाता है, प्रति किलोमीटर पाया जाता है। ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व। आगे चलते हैं हम